So, without any further delay, let's quickly recall the Caro clauses, not just clauses, अंदर की detailing as well. So clauses para I know, and here I will tell you about the all para without looking at the book, but we need to cover the content because सिर्फ पैरा नंबर लर्न करने से कुछ नहीं होता है, अंदर का कंटेंट इन डिटेलिंग भी आनी चाहिए बिकॉज कारो is short 6 to 8 marks for both C inter and final in every attempt. You can even check past examination as well. So para 3-1 is the PP and intangible asset. Para 3-2 inventory. Para 3-3 loans, investment, guarantee, security. Para 3-4 debt is compliance of 185-186. Para 3-5 is deposit. Para 3-6 is cost records. 3-7 is statutory dues. 3-8 is 3-8 is पहले कुछ unrecorded income होगी. 3-8 is unrecorded income. 3-9 is loans and borrowings. 3-10 is IPO FPO. 3-11 is fraud. 3-12 is Niti company. 3-13 is related party. 3-14 is internal audit. 3-15 8 15 17 पहले कुछ unrecorded income होगी, उसके कुछ transactions होंगे, तो it is ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. फिर 316 साइडवे और कॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी. 370 कैश लॉसेस, पहले कुछ अनरिकॉर्डेड इनकम होगी, फिर कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगे, जो कि 15 था, अब 17 है कैश लॉसेस. 318 इज रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी ऑडिटर. 319 इज द गोइंग कंसर्न. 320 इज CSR. 321 इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट सिर्फ पैरा और पैरा नंबर याद करने से कुछ नहीं होने वाला है. डिटेलिंग जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन आएगा, MCQ में आएगा, तो कैसे हैंडल करेंगे इफ वी डू नॉट नो द कंटेंट. कंटेंट ज्यादा जरूरी है. तो आई हैव द अंकुश शेयर माय नोट्स. सबसे पहले क्विकली रिकैप करते हैं. ये इजियर पार्ट है. इजियर पार्ट इन द सेंस कि सबसे पहले कि एप्लीकेबिलिटी, कारो किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है. तो कारो जो है दैट इज एप्लीकेबल टू, देखिए सिंपली मैं ये बोलना चाहूंगी कि कारो जो है, कारो इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी बट एक्सक्लूडिंग सर्टेन कंपनी, दैट इज बिप्स SOS, यानी कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट कंपनी, Section 8 company, 1% company, small company, and private company subject to certain condition. Private company which is not having the subsidiary or holding of a public company, having a paid up share capital not more than 1 crore, borrowings not more than 1 crore, and turnover not more than 10 crore. Turnover including the discontinuing operation as per the financial statement, and borrowings not more than 1 crore from bank and FI at any point of time, and paid up capital and reserve not more than 1 crore as on the balance sheet date. उसके बाद कारो shall not apply to report on a consolidated financial statement except clause 21 of para 3. ठीक है, ये हो जाएगा. उसके बाद para 3 कौन से ऐसे मैटर्स है दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, देखिए हम बोल रहे हैं सिंपली पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट. अब पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट में 5 पॉइंट की रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा मैंडेटरी है. कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. अर्लियर अटेम्प्ट में भी एक बार जो क्वेश्चन था, earlier attempt में there was question which asked in the examination that was in the MCQ 10% or more in aggregate if it is of net carrying value. तो एक बार एक क्वेश्चन यहाँ से था, और उसके बाद अलावा भी क्वेश्चन कहीं से भी ड्राफ्ट हो सकता है. तो वी should get ready for no any of the point asked by the institute. नहीं भी ड्राफ्ट हुआ है तो कहीं से भी ड्राफ्ट हो सकता है. ये कंटेंट और स्टडी मटेरियल का कंटेंट आई क्रॉस वेरीफाई. तो ये वाला जो कारो के लिए पर्टिकुलर है, तो ये कारो के लिए, एंड स्टडी मटेरियल में जो कारो का कंटेंट है ऑलमोस्ट सेम है, हर तरीके से सेम है. तो इसको लर्न कर ले भी इनफ है फॉर कारो. दैट्स व्हाई मैंने इसके ऊपर लिखा भी था कि दिस कंटेंट इज इनफ फॉर कारो बिकॉज आई हैव क्रॉस वेरीफाई एज वेल द कंटेंट. because I cross verify the content and according to me it is for sure enough, and ये content हमें 6 से 8 मार्क्स इजीली दिला सकता है. अब देखिए यहाँ से हमें
पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट को लेके ये 5 पॉइंट को हमें बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, हम बोलेंगे क्या कंपनी जो है वो मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ पीपी, क्या कंपनी जो है वो मेंटेन कर पा रही है क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स, क्या पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड्स रख पा रही है क्या शोइंग, जिसमें वो फुल पर्टिकुलर्स बताती है इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशंस ऑफ पीपी भी आता है, इसमें इतना ही लिखा है। whether company is maintaining proper records of showing full particulars of intangible asset, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद वेदर पीपी को फिजिकली वेरीफाई किया जा रहा है क्या मैनेजमेंट के द्वारा। देखो आप ऑडिट करते हो तब क्या करते हो, फिक्स असेट्स का क्या करते हो, पीपी का आप फिजिकली वेरीफाई करते हो कि असेट्स है या नहीं, तो बस वही है, पीपी फिजिकली वेरीफाइड किया है या नहीं। अब यहाँ मैनेजमेंट ने क्या पीपी को फिजिकली वेरीफाई किया है क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पर। और अगर कोई वेदर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई ऐसी मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है क्या, वर्ड नोटिस, डिस्क्रिपेंसी नहीं मटेरियल डिस्क्रिपेंसी बोला है, तो हम ये बोलेंगे क्या पीपी को फिजिकली वेरीफाइड किया है क्या मैनेजमेंट नेट रीजनेबल इंटरवल्स पर, क्या मैनेजमेंट को कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है क्या, और अगर नोटिस हुई है क्या तो मैनेजमेंट ने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली डेल्ट किया है क्या। बस इतना सी तो बहुत बातें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले वेदर क्या कंपनी जो है वो मेंटेन करेगी प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स एंड सिचुएशन ऑफ अ पीपी ऑफ इंटेंजिबल एसेट, दो एक पॉइंट ये हो गया। फिर वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ whether PP is physically verified by management at a reasonable intervals, whether material discrepancy were noticed and if so, whether the same have been properly dealt with in books of account. उसके बाद whether title deeds of all immovable property, या जो title deeds है of all immovable property other than the leased property disclosed in the financial statement, क्या वो held की गई है क्या, whether the same are held in the name of a company। क्या देखो यूजुअली क्या होता है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके कागजात वगैरह होंगे, टाइटल डीड्स होगी, तो वेदर द सेम आर, तो जो जो उसके डॉक्यूमेंट्स है उसकी टाइटल डीड्स है कागजात है वो सारे किसके नाम पे होने चाहिए, कंपनी के नाम पे, तो वेदर द सेम आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। और अगर नहीं है, अगर नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, इफ नॉट देन प्रोवाइड डिटेल एंड द फॉर्मेट बिलो, इस फॉर्मेट में आपको डिटेल बताना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू कितनी है, वेदर प्रमोटर डायरेक्टर रिलेटिव और देयर रिलेटिव के नाम पे है क्या, पीरियड है, अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो किसके नाम पे है, प्रमोटर के नाम पे है क्या, डायरेक्टर के नाम पे है क्या, रिलेटिव के नाम पे है क्या, पीरियड हेल्ड कितना पीरियड के लिए है, रीजन फॉर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ, क्यों क्या रीजन है जिस वजह से कंपनी के नाम पे जो टाइटल डीड्स है वो क्यों नहीं है। बेसिकली हमें इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो वेदर टाइटल डीड्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन लीज ऑल प्रॉपर्टीज के अलावा, क्योंकि लीज ऑल प्रॉपर्टी में तो वी डू नॉट हैव दैट टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, तो डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर द सेम आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी के नाम पे है क्या। इफ नॉट, अगर नहीं है देन प्रोवाइड कीजिए डिटेल इन अ फॉर्मेट बिलो, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, देन ग्रॉस कैरिंग वैल्यू हेल्ड इन द नेम ऑफ वेदर प्रमोटेड डायरेक्टर एंड रिलेटिव, पीरियड हेल्ड एंड व्हाट इज द रीजन फॉर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। उसके बाद वेदर कंपनी हैज रीवैल्यूएटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर कोई रीवैल्यूएशन हुआ होगा ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और इनटेंजिबल एसेट का। इफ सो वेदर रीवैल्यूएशन इज डन बाय रजिस्टर वैल्यूअर, क्या जो रीवैल्यूएशन है वो रजिस्टर वैल्यूअर के द्वारा हुआ है। स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ चेंज, आपको स्पेसिफाई करना है अमाउंट ऑफ चेंज। इफ चेंज इज 10% और मोर, अगर चेंज जो है वो 10% या उससे ज्यादा है इन एग्रीगेट ऑफ नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट, तो आपको बताना है वेदर कंपनी हैज, क्या कंपनी ने रीवैल्यू किया है क्या इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इनटेंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ सो वेदर रीवैल्यूएशन इज डन बाय रजिस्टर वैल्यूअर, क्या रीवैल्यूएशन जो है वो रजिस्टर वैल्यू के द्वारा करवाया गया है। अगर ऐसा है तो स्पेसिफाई कीजिए द अमाउंट ऑफ चेंज। इफ चेंज इज 10% और मोर, अगर चेंज जो है वो 10% या उससे ज्यादा है, मोर इन द नेट मोर 10% or more in the net carrying value of each class of PP और intangible asset, whether any proceedings are initiated। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है, क्या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई है कंपनी के अगेंस्ट फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, वेदर कंपनी हैज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है क्या कोई बेनामी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है क्या, ये सारी चीजें हमें बतानी है। तो पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट में देयर आर 5 पॉइंट टू कवर। सबसे पहले हमने क्या बोला कि वेदर पीपी, वेदर कंपनी क्या मेंटेन करेगी प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग फुल पर्टिकुलर्स क्वांटिटेटिव डिटेल्स इन द सिचुएशन ऑफ पीपी इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद क्या फिजिकल क्या
पीपी इज फिजिकली वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल। क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस किया, क्या उसे प्रॉपर्ली डेल्ट किया गया है ना बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर क्या जो टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल इन अ फॉर्मेट बिलो। व्हाट इज द ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू क्या है, किसके नाम पे, प्रमोटर, डायरेक्टर या रिलेटिव के, रीजन फॉर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, पीरियड हेल्ड, कितने टाइम से ऐसा चल रहा है। ठीक है, फिर वेदर कंपनी क्या रीवैल्यू करा रही है इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो क्या रीवैल्यूएशन, क्या कंपनी ने कोई रीवैल्यूएशन कराया है क्या पीपी और इंटेंजिबल एसेट का। क्या कोई रीवैल्यूएशन जो है, रीवैल्यूएशन जो कराया गया है वो रजिस्टर्ड वैल्यू के थ्रू ही होना चाहिए। क्या जो भी चेंज है क्या वो 10% या उससे ज्यादा का है ऑफ नेट कैरिंग, क्या जो चेंज हुआ है रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी में, whether the change is 10% or more of the net carrying value of each class of PP और intangible asset, तो हमें ये बताना है। तो whether company has revalued the PP और intangible asset during the year, क्या जो revaluation है of PP और intangible asset का during the year, if so whether the revaluation is done by क्या register valuer के द्वारा कराया गया है। आपको स्पेसिफाई करना है what is the amount of change, अगर चेंज जो है वो 10% या उससे ज्यादा का है in aggregate of net carrying value of each class of a PP और intangible asset, तो उसे हमें स्पेसिफाई करना है। तो अमाउंट ऑफ चेंज कब करना है, जब 10% या उससे ज्यादा हो, एंड वो भी किसका, नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ पीपी। फिर वेदर एनी प्रोसीडिंग्स, क्या बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट वाली प्रोसीडिंग्स हो रही है क्या कंपनी के अगेंस्ट, तो हमें सिंपली बताना है। तो दीज आर द 5 पॉइंट व्हिच वी नीड टू कवर इन पैरा 3.1 दैट इज पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद आता है हमारा पैरा 3.2 दैट इज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही पॉइंट है जिसको हमें एज इट इज मतलब थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस डालते हुए लर्न भी करते चलना है। तो देखो बाद में ऑडिट में बाद में कभी नहीं आएगा, ऑडिट में आज जो लर्न किया है वही लास्ट डेट तक लर्न होने वाला है। बाकी सब्जेक्ट में ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट ऑडिट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जहाँ पे सेम टाइम पे याद करना बहुत ज्यादा मैटर करता है, अदरवाइज हम सोचते हैं बाद में तो नहीं होना। अब आता है हमारा पैरा 3.2 दैट इज इन्वेंट्री। पैरा 3.2 that is inventory, whether physical verification of inventory is conducted at a reasonable intervals by management। क्या जो physical verification हो रहा है क्या inventory का at a reasonable intervals conducted by management, and whether coverage and procedure of verification is appropriate। और जो भी मतलब देखो सबसे पहले क्या physical verification, पहले हमने physical verification किसका किया था, ऑफ फिक्स एसेट्स का। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है इन्वेंट्री का, कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स पे करना है बाय मैनेजमेंट, एंड वेदर कवरेज एंड प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन, क्या जो कवरेज है प्रोसीजर है वो एप्रोप्रिएट है, वेदर डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री वर नोटिस, एंड इफ सो वेदर दे आर प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो है इन्वेंट्री का हुआ है, whether physical verification of inventory is conducted at reasonable intervals by management, whether the coverage and procedure of verification is appropriate, whether any discrepancy, क्या कोई discrepancy है 10% या उससे ज्यादा की in aggregate for each class of inventory were noticed, if so whether they are properly dealt with in books of account। तो हमें क्या बोलना है, क्या physical verification हुआ है क्या conducted at reasonable intervals by management, whether कोई discrepancy है, whether the coverage and procedure is appropriate है ना, एंड डिस्क्रिपेंसी अगर 10% और मोर इन एग्रीगेट इन ईच क्लास ऑफ पीपी अगर नोटिस है, वेदर दे आर प्रॉपर्ली डेल्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए। उसके बाद वेदर एट एनी टाइम ऑफ ईयर कंपनी ने सैंक्शन किया है क्या वर्किंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, तो हम क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन a quarterly in aggregate from bank and FI, in aggregate from bank or financial institution on the basis of security of current asset, whether quarterly statement filed by the company are as per books of account, and if not then give detail, whether at any time of year company was sanctioned working capital limits। हम क्या बोलते हैं whether at any time of the year क्या कंपनी ने सैंक्शन किया है क्या कंपनी ने सैंक्शन किया है क्या वर्किंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक एंड एफआई ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, वेदर क्वार्टरली स्टेटमेंट, क्या जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है filed by the company are as per books of account, if books of account, and if not then give details वगैरह आपको देनी है। तो हम क्या बोलते हैं वेदर एट एनी टाइम ऑफ ईयर क्या कंपनी ने, वेदर एट एनी टाइम ऑफ ईयर क्या कंपनी ने सैंक्शन किया है क्या वर्किंग कैपिटल in excess of 5 crore in aggregate from bank and financial institution on the basis of security of current asset, whether quarterly statement filed by the company as per books of account, and if not then give डिटेल। 2 पॉइंट है, क्या फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ इन्वेंट्री का, रीजनेबल इंटरवल बाय मैनेजमेंट, एनी डिस्क्रिपेंसी नोटिस प्रॉपर्ली डेल्ट, कवरेज एंड प्रोसीजर इज एप्रोप्रिएट। उसके बाद क्या कंपनी हैज अ सैंक्शन वर्किंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम अ बैंक एंड एफआई on the basis of security of current asset, whether quarterly statement filed by the company as per books of account, and if not then give detail।
ठीक है। उसके बाद पैरा 3 3 इज लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। ठीक है, तो पैरा 3 3 इज व्हाट? पैरा 3 3 इज लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। तो देखो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, पैरा 3 3 इज लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी। इसमें वेदर कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन प्रोवाइडेड और सिक्योरिटी और लोन्स इन एडवांसेस सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड टू कंपनी फर्म एलएलपी एंड अदर पार्टी इफ सो। तो हम क्या बोलते हैं, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी आर सिंपली स्पीकिंग दैट लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। तो पैरा 3 3 is what? Para 3 3 is loans investment guarantee security. Whether company has made investment in provided guarantee or security or loans and advances secured or unsecured, क्या कंपनी ने loans advances लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दिया है क्या? किसको? कंपनी को, फर्म को, एलएलपी को, इन लोगों को दिया है क्या? और अदर पार्टी सो वेदर कंपनी हैज प्रोवाइडेड। उसके बाद हम ये बोलते हैं वेदर कंपनी हैज दिया है क्या? वेदर कंपनी हैज प्रोवाइडेड, क्या कंपनी ने प्रोवाइड किया है क्या? लोन्स एंड एडवांसेस गारंटी एंड सिक्योरिटी टू अदर एंटिटी। अब ये उस पे नहीं है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन लेना देना वगैरह है। इफ सो अगर ये किया है तो देखो इसको मैंने लर्न किया है विद द कोड एप रोड। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको बताना एग्रीगेट अमाउंट कितना, एग्रीगेट अमाउंट एप्लीकेबल, एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग, कितना एग्रीगेट अमाउंट है, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट द बैलेंस शीट डेट फॉर लोन्स एडवांसेस गारंटी एंड सिक्योरिटी टू। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वेदर कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन्स, क्या कंपनी ने दिया है क्या लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी टू कंपनी फर्म एंड एलएलपी। अगर ऐसा है तो एप रोड, मैंने इससे लर्न किया विद द कोड एप रोड। एग्जैक्ट ऑर्डर हमें याद नहीं आता है ना एग्जाम में, दैट व्हाई आई लर्न विद द एप रोड। एप ए मतलब कि कितना एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट दी बैलेंस शीट डेट। ठीक है, ये और आगे पता चल जाएगा, अभी हमें आगे वाले पॉइंट्स भी डिस्कस करने हैं, उसमें ये चीजें आ जाएगी। देखो मैंने इसको लर्न किया है विद द कोड एप रोड। एप रोड यानी कि कितना एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट दी बैलेंस शीट डेट पर फॉर लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। तो कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एप रोड विद दी, कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो मैं सिंपली ये बोल दूंगी एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट बैलेंस शीट डेट फॉर लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। तो मैं कितना क्या बोलूंगी, सिंपली कितना एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस, कितना एग्रीगेट अमाउंट, मैं क्या बोलने वाली हूँ, कितना एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, कितना एग्रीगेट अमाउंट, व्हाट विल बी, कितना एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, एग्रीगेट अमाउंट, कितना एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस, कितना एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट दी बैलेंस शीट डेट फॉर लोन्स एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी करके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एप रोड। अब आगे वाला हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आउटस्टैंडिंग है किसका, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी और सिक्योरिटी टू सब्सिडी एट द बैलेंस शीट डेट फॉर लोन्स एंड एडवांसेस एंड गारंटी एंड सिक्योरिटी टू सब्सिडी जॉइंट, सब्सिडी का, जॉइंट वेंचर का, एसोसिएट का या फिर अदर पार्टीज का। ठीक है, उसके बाद whether investment guarantee security and terms and condition of loans and advances guarantee are not prejudicial to the company's interest। उसके बाद जो भी वेदर इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस गारंटी आर नॉट प्री जुडिशियल, ये क्या नहीं होना चाहिए, प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए टू द कंपनीज इंटरेस्ट। तो मतलब कि वेदर इन्वेस्टमेंट की जो भी ये लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी है, दे इट शुड नॉट बी प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए टू द कंपनीज इंटरेस्ट। तो एप रोड आई टेल यू about my call, that is app road. A aggregate amount balance outstanding as at the balance sheet date of the subsidiary associated to this। और उसके बाद जो भी मतलब वेदर ये लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी जो भी दिया है, दे इट इज नॉट, दे आर नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। प्री जुडिशियल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी प्री जुडिशियल, इट शुड नॉट बी प्री जुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आर, उसके बाद फॉर लोन्स एंड एडवांसेस वेदर शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्टिपुलेटेड एंड वेदर रिसिप्ट्स आर रेगुलर। वेदर लोन्स और एडवांसेस के जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है, जो भी लोन्स एंड एडवांसेस है, वेदर शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल की जो भी शेड्यूल है पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज स्टिपुलेटेड एंड वेदर रिसिप्ट्स आर रेगुलर, क्या रिसिप्ट्स जो है वो रेगुलर है या नहीं है। तो फॉर लोन्स एंड एडवांसेस वेदर शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एप रोड आर, आर स्टैंड्स फॉर रिसिप्ट्स आर रेगुलर होने चाहिए, कि जो भी लोन्स एंड एडवांसेस मैंने दिया है, शेड्यूल ऑफ पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट
जो उसका शेड्यूल है वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी रेगुलर, रेगुलर होना चाहिए। इफ अमाउंट इज ओवर ड्यू, फिर एप रोड, ए हो गया एग्रीगेट अमाउंट बैलेंस आउटस्टैंडिंग, पी हो गया नॉट प्री जुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, एप रोड रेगुलर होना चाहिए, रिसिप्ट्स आर रेगुलर, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिसिप्ट रेगुलर, ठीक है। फिर ओ, अब अमाउंट जो है उसके बाद इफ अमाउंट इज ओवर ड्यू, सपोज अमाउंट ओवर ड्यू हो रहा है, तो टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, अगर कोई अमाउंट ओवर ड्यू हो रहा है 90 डेज से भी ज्यादा जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर अमाउंट ओवरड्यू हो रहा है मोर देन 90 डेज, तो एंड वेदर स्टेप्स आर टेकन बाय कंपनी फॉर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, अगर कोई अमाउंट ज्यादा है ओवरड्यू हो रहा है, ठीक है, एंड इफ इट इज ओवरड्यू मोर देन 90 डेज, एंड ओवरड्यू तो हो रहा है एंड वो भी कितना 90 डेज से ऊपर हो रहा है, तो व्हाट आर द नेसेसरी स्टेप्स फॉर द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी स्टेप्स क्या है? इफ द अमाउंट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन, if there is overdue and overdue is more than 90 days, what is the necessary steps which the company has taken for रिकवरी के लिए क्या लिया है? तो ओ एप रोड एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस आउटस्टैंडिंग, प्री जुडिशियल टू द कंपनीज इंटरेस्ट, रिसिप्ट्स आर रेगुलर, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल amount if there is overdue and which is more than 90 days, if there is overdue and if it is more than 90 days, whether necessary steps taken for recovery of the amount, ओके उसके बाद अगेन आर वेदर लोन्स और क्या कोई रोल ओवर हुआ है, रोल ओवर मतलब समझते हो कि पुराना जो लोन मैंने दिया था, सपोज किसको दिया था, कंपनी फर्म एलएलपी किसी को भी दिया था, तो अब उनका पुराना वाला तो जो उसका टाइमिंग था शेड्यूल फॉर पेमेंट, अब वो मैच्योरिटी हो गया है और उनके पास पैसा नहीं है, तो अब मैं उन्हें से रोल ओवर कर रही हूँ क्या, मैं उन्हें पुराना मतलब उनको चुकाने के लिए क्या वो नया फ्रेश लोन ले रहे हैं, तो मतलब ऐसा रोल ओवर हो रहा है क्या, तो ये भी चीजें दिख जाती है अगर ऐसा हो रहा है। तो वेदर लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड व्हिच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर इज रिन्यूड और एक्सटेंडेड, फ्रेश लोन ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, क्या फ्रेश लोन दिए जा रहे हैं एग्जिस्टिंग लोन्स को चुकाने के लिए, ओवरड्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स गिवन टू सेम पार्टी, सो स्पेसिफाई कीजिए आप, अगर ऐसा है तो आपको स्पेसिफाई करना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज एंड अ परसेंटेज to total loans or advances granted during the year not applicable to company whose principal business is to give loans. तो whether loans or advances granted which has fallen due during the year, जो भी loans and advances है which has fallen due during the year is renew, क्या वो renew हो रहे हैं, extend हो रहे हैं, और fresh loan granted to settle the overdue of existing loans given to same party if so specify कीजिए the aggregate amount of such dues and a percentage of aggregate to total loans and advances granted during the year not applicable to company whose principal business is to give loans, whether company has granted loans and advances either repayable on demand, एप रोड। अब आ गए हम डी पे, आर मतलब रोल ओवर हो गया कि फ्रेश लोन दिया है, रोल ओवर हो रहा है पुराने को चुकाने के लिए, तो यू विल राइट दिस स्पेसिफिक वर्ड यू हैव टू राइट। उसके बाद वेदर कंपनी हैज ग्रांटेड लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब वी हैव टू राइट whether company has granted loans and advances either repayable on demand or without specifying the period of repayment, if so specify the aggregate amount, percentage to total loan granted, aggregate amount of loan granted to promoter and related party, whether company has granted loans and advances either repayable on demand or without specifying the period of repayment, whether company has granted loans and advances either के company ने कुछ ऐसे loans दिए हैं जो कि repayable on demand, मतलब रीपे जब डिमांड किया जाए तब रीपे कर देना, या विदाउट स्पेसिफाइंग तब मतलब लोन दे दिया और पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया कि कब देना है, क्या कंपनी ने कुछ ऐसे लोन दिए हैं विच आर रीपेबल ऑन डिमांड, जब मांगे तब दे देना, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग द पीरियड ऑफ रीपेमेंट का कोई पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया है, इफ सो स्पेसिफाई एग्रीगेट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल लोन ग्रांटेड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर एंड रिलेटेड पार्टी, या कंपनी ने कुछ ऐसे, मैंने क्या बताया था एप रोड, डी मतलब लोन repayable on demand or where there is no schedule for the payment, मतलब there is no without specifying the period of repayment, without specifying the period of repayment, if so aggregate amount क्या है, percentage of loan granted, the aggregate amount of loan granted to promoter and related party, ठीक है, ये हो जाता है हमारा। तो ये सिंपली पैरा 3 थोड़ा बड़ा है बट वी नो दिस विद द कोड, वी विल नॉट कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन even for a single point because we know this by the code. App wrote aggregate amount, balance outstanding as at the balance sheet date, prejudicial to the company's interest, not prejudicial to the company's interest, then क्या R stands for regular है, receipts are regular है, principal और पेमेंट की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की रिसिप्ट्स जो है रेगुलर होनी चाहिए, then app road R stands for
रिसिप्ट रेगुलर होनी चाहिए. देन अगर ओवरड्यू है, इफ देयर इज ओवरड्यू एंड इफ इट इज मोर देन 90 days, देन नेसेसरी स्टेप्स फॉर द रिकवरी हैज बीन मेड. ओ हो गया. देन आर एंड डी कि रोल ओवर हुआ है क्या कोई, या फिर डिमांड लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, या फिर विदाउट स्पेसिफाइंग द पीरियड ऑफ रीपेमेंट. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी. फॉर लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी का जो प्रोविजन है ऑफ सेक्शन 185 एंड 186 कंप्लाई किए जा रहे हैं. अगर नहीं किए जा रहे तो यू हैव टू no provide the details thereof. उसके बाद deposit. For deposit deemed to be deposit accepted by company whether directives of RBI and provision of section 73 to 76 of a company's act are complied. If not, what will be the nature of contravention be stated order of a company law board RBI etc is complied with or not. डिपॉजिट के लिए क्या है, फॉर डिपॉजिट डीम टू बी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी. डिपॉजिट के लिए फॉर डिपॉजिट या डीम टू बी डिपॉजिट विच इज एक्सेप्टेड बाय कंपनी वेदर डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई एंड व्हाट हम क्या बोलते हैं, फॉर डिपॉजिट एंड डीम टू बी डिपॉजिट विच इज एक्सेप्टेड बाय कंपनी वेदर डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई. तो फॉर डिपॉजिट और डीम टू बी डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी वेदर डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 to 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट are comply किया जा रहा है. If not, nature of contravention be stated, order of a company, law, board, RBI etc is complied with or not. ठीक है. तो डिपॉजिट के लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर डिपॉजिट or deemed to be deposit accepted by company whether directives of RBI and section provision of क्या जो provision है 73 to 76 of the Companies Act क्या वो comply की जा रही है. If not, what will be the nature of contravention be stated, the order of a company, law, board, RBI etc is complied with or not. उसके बाद we have cost records. क्या maintenance of cost record is specified by central government under section 148 of a Companies Act whether such records are maintained. ठीक है. उसके बाद तो कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148 ऑफ अ कंपनीज एक्ट. स्टैट्यूटरी ड्यूज या कंपनी स्टैट्यूटरी ड्यूज में दो चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और वो ये है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज में एक तो जो डिस्प्यूटेड है और एक अनडिस्प्यूटेड है. अब जो डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, अगर उसका बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहे मोर देन 6 मंथ तो आपको अमाउंट एंड फॉर्म बताना है. बट अगर डिस्प्यूटेड है जिसमें कोई केस मतलब डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़े वाला है, तो आप सेम टाइम पे बता दीजिए. द स्टैट्यूटरी ड्यूज व्हेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड इफ नॉट कि कंपनी रेगुलर है डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर नहीं है तो आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज. तो जो भी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, बहुत प्रैक्टिकल बात है, अगर जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है, अगर उसमें आप मोर देन 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम ड्यू डेट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो आप बता दीजिए. The statutory dues for more than 6 months. Statutory dues which is due for more than 6 months from the due date as on the last day of financial year shall be indicate कर दीजिए. Where statutory dues are not deposited due to dispute. But अगर जहाँ statutory dues जो है वो deposit नहीं किया है किसी dispute की वजह से, then amount and a forum where dispute is pending is shall be mentioned. Mere representation to department shall not be treated as dispute. Mere representation अगर नहीं किया है तो वो उसे आप dispute नहीं मानेंगे. उसके बाद income tax. इनकम टैक्स में हमें क्या बताना है इस इनकम टैक्स में हमें क्या बताना है, वेदर ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. इनकम टैक्स में वेदर ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है, जस्ट अ मिनट,